Hello everyone. As I said you in my last videos कि मैं प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस की सीरीज़ शुरू कर रही हूँ. मैंने अपने सोशल जस्टिस के नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया. उसकी पहली वीडियोस मैंने डाल दी है. यू ऑल कैन वॉच इट. सो मेरी सेकेंड जो सब्जेक्ट होंगे वो सोसाइटी होंगे, जो सोशल जस्टिस के साथ पैरेलली चलेगा. सो यू गाइज कैन रिलेट. ठीक है. तो एंड मेरे जो नोट्स हैं, दिस इज़ फॉर दोज स्टूडेंट जो इधर उधर भटकना नहीं चाहते हैं एंड दे वांट एवरीथिंग इन एट वन प्लेस. ठीक है. मैंने बहुत मेहनत से बनाई है एंड माई नोट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ यूपीएससी थीम जो पहले पूछ चुकी गई है या पूछने वाली है. ठीक है. मैं अपने हर नोट्स में PYQ को इंक्लूड करती हूँ. सो आई हैव कवर्ड ऑल दीज PYQ. तो हम धीरे धीरे हर एक PYQ के थीम को पकड़ेंगे एंड फिर हम उनके एक जगह कैसे मैंने उसको एज एन स्ट्रक्चर फॉर्म में नोट्स क्रिएट किया है, मैं वो समझाऊंगी आपको ताकि आपके लिए इजी हो जाए. सो ये सारे PYQs हैं. ये सारे थीम आपको यूपीएससी पूछती है, जैसे बेसिस ऑफ रीजनलिज्म, क्या फैक्टर्स है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या रीजनलिज्म प्रमोट हो रहे हैं. ठीक है. क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या कल्चरल एसेटिवनेस की वजह से यही रीजनलिज्म एक कॉन्सिक्वेंसेस बन गए हैं. ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो मेरे नोट्स इसी पर रिलेटेड. तो मैं लेट्स अब शुरू करते हैं. सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ रीजनलिज्म. सो रीजनलिज्म कुछ नहीं है. रीजनलिज्म इज जस्ट एन पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट. रीजन एक पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट है जो लोग अपने स्पेसिफिक एरिया के इंटरेस्ट, आइडेंटिटी और डेवलपमेंट के लेकर ऊपर रखते हैं कि हाँ मुझे इस पे ध्यान देनी है, मेरी ये स्पेसिफिक जो एरिया है, मेरे जो स्पेसिफिक रीजन है, इस पे प्रॉपर इन चीज़ों पे ध्यान दी जाए. ठीक है. आप क्या कर सकते हैं, आप हर एक टॉपिक के साथ एग्जाम्पल्स को कोट कर सकते हैं. आई नो आपको हर एग्जाम्पल्स याद नहीं रहेंगे, बट यू कैन जस्ट देखो कि मैंने क्या डाले हैं. अगर इनमें से जो भी तुम्हें याद रह जाते हैं, जस्ट राइट इट इन योर नोट्स. ठीक है. ताकि आप एग्जामिनर को जब कोई चीज़ समझाएं तो उसको उन्हें लगे कि हाँ ठीक है भाई, ये जो भी मुझे पढ़ा रहा, ये जो भी मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है, इसने प्रॉपर उसका एविडेंस दिया है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रीजनलिज्म एक पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट होते हैं जो अपनी स्पेसिफिक रीजन की आइडेंटिटी, इंटरेस्ट और डेवलपमेंट पे बात करती है. तो एग्जांपल आप दे सकते हैं शिवसेना महाराष्ट्र. उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे सन ऑफ सॉइल का. ठीक है. सन ऑफ सॉइल मतलब मैं इसी मिट्टी का बेटा हूँ. तो जो एजुकेशन होगी, वो जॉब होगी, ये हमें मिलनी चाहिए, ना कि बाहर से के आए हुए लोगों को. उसी तरीके से एक DMK पॉलिटिकल पार्टी है तमिलनाडु में, जो अपनी आइडेंटिटी, लैंग्वेज और कल्चर को वो भी प्रायोरिटाइज करती है. ठीक है. उसी तरीके से एक और लाइन है, असर्शन ऑफ ए रीजनल आइडेंटिटी. अगर आप अपनी रीजनल आइडेंटिटी के साथ जुड़े हैं तो वो आपको क्या फील करती है, आपको प्राइड फील कराती है कि हाँ मैं कौन हूँ. आपने हमेशा सुना होगा कि लोग कहते हैं मैं पंजाबी हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं बिहारी हूँ. तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं कि हाँ मैं इस रीजन से बिलोंग करता हूँ. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो है ये इन्हें रीजनलिज्म के टूवर्ड्स फोर्स कर रही है कि हाँ मैं इस इलाके का हूँ तो भाई मेरा इलाका बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए. आप एक एग्जांपल यहाँ पे एक और जोड़ सकते हैं, जैसे बोडोलैंड. तो आसाम में एक बोडो ट्राइब्स है. उन्होंने डिमांड जो बोडोलैंड कि हमें एक अलग बोडोलैंड दे दो. ठीक है. तो 2003 में सरकार ने उनके लिए एक बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन बना के दिया था. अब हमने ये तो देख लिया. अब हम देखते हैं कि आखिर कोई चीज़ सामने आती है तो उसके पीछे का क्या बैकग्राउंड क्या होता है. ठीक है. तो हम कुछ मुद्दों पे बात करेंगे. जैसे अगर यूपीएससी क्वेश्चंस भी पूछेगी तो ज़्यादातर क्या पूछेगी, वो रीजनलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है, वो पॉलिटिकली कैसे लिंक है, क्या ऐसा फैक्टर्स था जो रीजनलिज्म को बढ़ावा दिया. ठीक है. क्या इसकी बेसिस थी, कितने तरीके के रीजनलिज्म होते हैं, और हर चीज़ का पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट तो होता ही है. सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं. कॉन्सेप्ट बात करता है कि रीजनलिज्म एक होमोजेनियस एरिया.
मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ हमारे ही जैसे लोग सेम सोशली कल्चरली, ठीक है, सेम है, लेकिन हम बाहर जो नेबरिंग एरियाज है उनसे डिस्टिंक्ट है। वो हमें क्या बनाता है, वो हमें एक रीजनलिज्म की एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है कि हम जिस एरिया में हैं, हम जहाँ रिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो हमें दूसरों से अलग बनाता है। ठीक है, आप इनको कोट कर सकते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल मेंशन किए हैं, ठीक है, जिसमें आपको जो भी याद रहे आप उसे कोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ऊपर, जैसे एक एग्जांपल है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड क्यों अपने आप को डिस्टिंक्ट फील करती है, ठीक है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी वहाँ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ लैंग्वेज जो बोलते हैं वो तिब्बतो बर्मीज़ लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? तिब्बतो बर्मीज़ लैंग्वेज बोलते हैं। इस वजह से 1963 में नागालैंड को एक सेपरेट स्टेट बना के प्रोवाइड किया गया। ठीक है, वो अपने आप को असम से सेपरेट मानते हैं कि नहीं भाई मैं असम से अलग हूँ। उसी तरीके से एक और एग्जांपल है तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना को भी 2014 में सेपरेट कर दिया गया। एक और बात आपको बता दूं, सारे लोग सेम आंसर लिखेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको डिस्टिंक्ट करती है, उनका एग्जाम्पल्स उन्हें अलग बनाता है, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं जो उन्हें अलग बनाता है। अगर आप वहाँ पे तेलंगाना के साथ साथ अगर आप ये लिख दें कि ये कौन सा स्टेट है, 29th स्टेट है, ठीक है, तो ये आपको एक वैल्यू ऐड करेगी आपके आंसर में, एंड एग्जामिनर विल गेट इम्प्रेस्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़, इसी को कहते हैं रीजनल आइडेंटिटी। एक और एग्जांपल मैंने दिया है, जैसे पंजाब में जो अकाली दल वाले हैं ना, वो पंजाब सूब मूवमेंट के द्वारा उन्होंने अपने रिलीजन के बेसिस पे उन्होंने अपने पंजाब को सेपरेट किया। तो 1966 में पंजाब अलग हुआ। अगर आपको ये एग्जांपल काफ़ी टफ लग रहे हैं तो आप नॉर्मल झारखंड के जो लोग थे उन्होंने भी देखा कि हमारी जो खुद की अपनी लैंग्वेज है, जैसे सांथाली या मुंदरी, ठीक है, तो ये बिहारीज नहीं बोल रहे हैं। इस वजह से लास्ट में 2000 में इन्हें अलग कर दी गई। तो ये सारी चीज़ें इन्हें दूसरे से डिस्टिंक्ट बनाती है। पहले तो हमने ये पढ़ा। अब आते हैं हम फैक्टर क्या ऐसा फैक्टर था, क्या ऐसा लैंडमार्क था जिस वजह से ये रीजनलिज्म आगे आया। सबसे पहले इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री। आपको पता है बहुत बड़ा देश है, ठीक है, जिसमें 22 तो ऑफिशियल लैंग्वेज है एंड 19,500 प्लस लैंग्वेज और डायलेक्ट है। और रिलीजन कितनी है हमारी? 6 रिलीजन है यहाँ। आपने इस चीज को क्लेम तो कर दिया कि 19,500 है, बट आपको वो प्रूफ चाहिए कि आपने ये क्लेम किसके थ्रू किया। तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे सेंसस 2011, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हवाबाजी ये नहीं कर रहा, ही जस्ट गिविंग अ प्रॉपर एविडेंस कि किसके थ्रू इसने कहा कि हाँ 19,500 प्लस लैंग्वेजेस यहाँ प्रेजेंट है हमारे देश में। ठीक है, ये सारी चीज़ें फ्यूल करती है, मतलब जो रिलीजन हो गया, लैंग्वेज हो गया, ये सारी चीज़ें ना बढ़ावा देती है। दूसरे पॉइंट हो गए इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, जिसमें आपने अपने मॉडर्न हिस्ट्री या पोस्ट इंडिपेंडेंस में पढ़ा होगा कि हमारे टोटल 562 प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है, जिन्हें मर्ज किया गया, जिसे इंटीग्रेट किया गया हमारे देश में। और कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्टेट थे जिन्होंने अपोज किया था। किन्होंने अपोज किया था? आपको जूनागढ़ किया था, हैदराबाद, कश्मीर। तो यहाँ से भी शुरू होती है कि नहीं, हमारा अपना अलग रीजन है एंड डोंट इंटरफेयर इन दिस, ठीक है। उसी तरीके से फिर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, 1956 में सबसे पहले एक स्टेट बना था, दैट इज नोन एज आंध्र प्रदेश। फिर एक रीज़न है वोट बैंक पॉलिटिक्स, जिस वजह से जो पॉलिटिशियंस हैं वो बड़े बड़े भाषण देते हैं, उन्हें एक स्लोगन तैयार कर देते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल दे सकते हैं, टीएमसी जो पॉलिटिकल पार्टी है बंगाल में, उन्होंने बांग्ला नाइजर मेला स्लोगन करके उन्होंने दिया था, ठीक है, जिससे वो बंगालीज को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट कर सके और वोट उनसे जीत सके। एक और पॉइंट है जैसे द्रविडियन मूवमेंट क्यों चल कर आया था? क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे एरिया में हिंदी नहीं बोली जाए, वो हम पे हिंदी इम्पोज नहीं की जाए, क्योंकि वहाँ पर ब्राह्मणिज्म डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से वो थोड़ा इसके खिलाफ बात करते हैं। आप इसको कोट कर सकते हैं अगर वैल्यू ऐड करना चाहते हैं इस चीज़ को।
अपने एग्जाम में, तो आप इसे कोट कर सकते हैं, आप अपने हिस्ट्री में जा सकते हैं कि जो ईवी रामास्वामी थे उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट लेकर आए थे, जिसने हिंदी को अपोज किया था। गॉट इट। नेक्स्ट आते हैं टाइप, कितना तरह के रीजनलिज्म की टाइप होती है, तो 5 तरह की होती है, वी विल सी आगे। ठीक है, अब आते हैं, ये तो हमारे इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शंस जिसमें आपको ये पूरा नहीं लिखना है, क्वेश्चन आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझना है एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर्स को मेंशन करना है। जस्ट फोकस टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, नॉट टू मग अप। नेक्स्ट, अभी हम टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, हमको इस टॉपिक से क्या एक्सपेक्टेशंस, तो आप अक्सर न्यूज़ में देखते होंगे कि गोरखालैंड, खालिस्तान, विदर्भा, बोडोलैंड, हमें अलग सेपरेट स्टेट चाहिए, या बॉर्डर डिस्प्यूट, वाटर डिस्प्यूट, हमेशा न्यूज़ में कहीं ना कहीं हमेशा ये सारी चीज़ें मेंशन रहती है। ठीक है, आप अगर वाटर डिस्प्यूट का कुछ एग्जाम्पल डालना चाहते हैं तो आप तमिलनाडु कर्नाटका का डाल सकते हैं। ठीक है, आपको अगर बॉर्डर डिस्प्यूट के लिए कुछ एग्जाम्पल डालना चाहते हैं तो आप कर्नाटका एंड महाराष्ट्र के लिए डाल सकते हैं। मैं आगे बताऊंगी आपको कि आप और कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि हमेशा यूपीएससी क्वेश्चंस पूछेगी, चाहे वो पूछ चुकी हो या आगे पूछेगी, वो चाहे कितने भी बड़े क्वेश्चन पूछे या छोटे क्वेश्चन पूछे, उसके थीम हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है, जैसे कि कुछ पीवाईक्यू पूछे गए, मैंने उन सारे पीवाईस को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो व्हाट इज़ बेसिस, क्या फैक्टर है इसके इमरजेंस होने का, पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। फिर उन्होंने पूछा था कि क्या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर 2 स्टेट को अलग अलग या 2 एरिया को अलग अलग रिसोर्सेज प्रोवाइड हो तो उस वजह से भी रीजनलिज्म प्रमोट होती है। ठीक है, क्या कोई अपने कल्चर से जुड़ा हुआ होता है और उसको अगर फील होता है कि हाँ हमारे कल्चर को कोई थ्रेट कर रहा है, तो क्या उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी एक रीजनलिज्म है। रीजनलिज्म एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर कैसे हो सकता है सेपरेट स्टेट के लिए, तो ये कुछ ऐसे, और सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन या कैसे इमर्ज हुआ, तो ये सारी चीज़ हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट एज अ फैक्टर कैसे बना। तो सबसे पहले आते हैं हम, जिसको हम टाइप भी कह सकते हैं, टाइप ऑफ रीजनलिज्म। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रा स्टेट। सुप्रा स्टेट में क्या होता है कि वो सारे स्टेट जो मिल के आते हैं और कॉमन आइडेंटिटी और ग्रीवांसेस पे बात करते हैं। ठीक है, आप इसमें नॉर्थ साउथ के थ्रू आप समझा सकते हैं। ये तो सबसे पुराना इश्यूज है, आप हमेशा हमने सुना होगा आर्यन द्राविडियन, ये तो बहुत पुराने मुद्दे चल रहे हैं। आर्यंस ने द्राविडियंस को नीचे कर दिया, आर्यंस ऊपर ज़्यादा डोमिनेंट हो गए हैं। सो नॉर्थ एंड साउथ, इसमें सब अगर आप इसमें लिखते हैं कि अनइवन एलोकेशन किस में मेंशन है, इन 15th फाइनेंस कमीशन में। किस में मेंशन है, 15th फाइनेंस कमीशन में। इस चीज़ को अगर आप लिखते हैं तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि यस यू आर लिंकिंग दिस सोसाइटी विद द अदर सब्जेक्ट ऑल्सो। ये 15th फाइनेंस कमीशन आप पॉलिटी से लिंक किए। ठीक है, सो दिस विल गिव यू द प्लस पॉइंट। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आप बोल सकते हैं कि जो साउथ है इनकी पर कैपिटा इनकम जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये थोड़ा हिंदी इम्पोजिशन या द्राविडियन लैंग्वेज को मतलब ज़्यादा फेवर करते हैं और हिंदी के थोड़ा अगेंस्ट होते हैं। रही बात अनइवन एलोकेशंस की, तो आप इसमें कुछ एग्जांपल डाल सकते हैं, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला, इन्होंने इस चीज़ को फेस किया था कि इनके साथ अनइवन एलोकेशंस हो रही है। दूसरा एग्जांपल आप डाल सकते हैं मेनलैंड एंड नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के लोगों, बेशक वो हमारे देश के हैं, बट कहीं ना कहीं हम उन्हें थोड़ा अलग नज़रिए से देखते हैं, और वो भी हमें मेनलैंड लोगों को इस नज़रिए से देखते हैं कि वी आर डिफरेंट, जो कि नहीं होना चाहिए। कुछ रीज़न है, रीज़न क्या हो सकती है, पुअर कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट डेफिसिट। ठीक है, लेकिन सरकार ने जैसे जहाँ पे भी कोई इश्यूज आते हैं वहीं पर यूपीएससी हमेशा वही क्वेश्चन पूछेगी जहाँ पे मुद्दे खड़े होते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए काम भी करती है। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो सरकार ने इस पे काम भी किया। सरकार ने 2023 और 24 के बजट में हम देखेंगे कि उन्होंने 1230 करोड़ मनी प्रोवाइड किया है आईआईटी और एम्स गुवाहाटी के लिए इन नॉर्थ ईस्ट, विच इज अ गुड।
ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इंटर स्टेट में दो स्टेट के बीच में मोस्टली लड़ाई आपने सुनी होगी, पानी को लेकर होता है, बॉर्डर को लेकर होता है। पानी के लिए क्या मुद्दे, क्या प्रॉब्लम क्या है, तो सतलज की लड़ाई किसके बीच होती है, पंजाब एंड हरियाणा के बीच हमेशा चल रही है। बॉर्डर डिस्प्यूट किसके बीच में हो रही है, बेल्जियम, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में हो रही है। सरकार इसके लिए क्या लेकर आई, सरकार ने 2024 में पंजाब को बोली कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है हमने एक ऑर्डर पास किया, आप कैनाल बना सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से बॉर्डर डिस्प्यूट जो चल रहा है महाराष्ट्र और कर्नाटका में, बहुत पुराने मुद्दे हैं ये। आप इस चीज़ को लेकर बार बार ये चीज़ें अपील की जा रही है, इन मुद्दों पे बातें की जा रही है, बट स्टिल दिस इज पेंडिंग फ्रॉम 1966, सो यू कैन राइट इन दिस इशू। थर्ड आते हैं इंट्रास्टेट क्या कह रहा है कि अंडर डेवलप्ड एरियाज विद इन द स्टेट, मतलब एक स्टेट है उसमें भी कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो अंडर डेवलप्ड होते हैं। जैसे महाराष्ट्र में एक एरिया है विदर्भा, ठीक है। तेलंगाना, बोडोलैंड, असम में एक एरियाज है बोडो ट्राइब्स के लिए, वो बोडोलैंड के लिए मांग कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी समझा चुकी ये चीज़। विदर्भ में क्या हो रहा है, विदर्भ में फार्मर्स, पुअर इरिगेशन है। तो आप एक डाटा लिख सकते हैं कि 2023 में 500 से प्लस फार्मर ने सुसाइड कर लिया था। सो ये सारी चीज़ें जो वैल्यू ऐड करते हैं आपके एग्ज़ाम में। एक और फैक्टर है क्या, ऑटोनॉमी ऑफ स्टेशन। कुछ ऐसे महारथी हमारे देश में जिन्हें तो अलग ही देश चाहिए, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बट स्टिल सरकार ने इन्हें अपने साथ इंटीग्रेट करने के लिए, इनके मसलों को दूर करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की। जैसे नागालैंड को स्पेशल प्रोविज़न मिला था आर्टिकल 371 क्लॉज ए के तहत। इनका क्या था, इन्हें ये दे दी गई थी कि इनकी रिलीजियस, इनके सोशल प्रैक्टिस में स्टेट कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी। बट फिर भी कुछ ऐसे लोगों को चुल है कि इन्हें तो ग्रेटर नागालैंड बनाना है। एग्रीमेंट भी साइन हुई थी, बट स्टिल देयर इज नो फाइनल सॉल्यूशन। एक और फैक्टर है, ठीक है, सेपरेट स्टेट डिमांड का आप एग्जांपल दे सकते हैं लद्दाख बहुत ही रीसेंट एग्जांपल है, आप इसे डाल सकते हैं। लद्दाख के इश्यूज क्या है कि लद्दाख काफ़ी ज़्यादा बुद्धिस्ट मेजॉरिटी वहाँ ज़्यादा थी, और जम्मू में हिंदू थी और कश्मीर में मुस्लिम थी, ठीक है। तो ये मैच नहीं कर रहा था, डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा लैक हो रहे थे। तो इस वजह से 2019 में आर्टिकल 370 को अबॉलिश करके लद्दाख को एज अ यूटी डिक्लेयर किया गया कि सरकार इस चीज़ को हैंडल करेगी एंड सरकार विल सी कि क्या इश्यूज है और कैसे वर्क करना है इस चीज़ों पे। उसी तरीके से आप एक और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मैथिलांचल रीजन इन बिहार में मैथिली स्पीकिंग एरियाज जो होते हैं वो चाह रहे हैं कि मुझे अलग सेपरेट स्टेट दे दिया जाए, ठीक है, मुझे सेपरेट स्टेट दे दिया जाए, क्योंकि उनकी भी डोमिनेंसीज को, उनकी भी जो चीज़ लैंग्वेज को कहीं ना कहीं वो थ्रेट फील कर रहे हैं, ठीक है। इवन सरकार ने मैथिली लैंग्वेज को 2003 में ऑफिशियली ऐड किया है, बट स्टिल द पीपल इज आस्किंग फॉर द सेपरेट स्टेट डिमांड। नेक्स्ट, तो ये हमने पहले क्वेश्चंस को टैकल किया कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बेनिफिट एज अ फैक्टर कैसे है, एक सुप्रा स्टेट, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, ऑटोनॉमी, और ये सारे फैक्टर हैं जिसमें हमने देखा कि कैसे कैसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस हो रही है हर चीज़ों को, किस तरीके से सरकार इन पे काम कर रही है और क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। लेट्स से अगर कोई क्वेश्चंस पूछ ले कि हाँ ठीक है, हमने किसी को अगर सेपरेट कर भी दिए तो उसके साथ क्या फ़ायदा होता है, उन्हें क्या बेनिफिट मिलती है, तो सबसे पहले उनका अग्रेरियन डिस्ट्रेस पे काम आता है, वो सोशली और इकोनॉमिकली काफ़ी इम्प्रूव हो जाते हैं। आप एग्जांपल तेलंगाना का दे सकते हैं, जिसमें आपने सोशली कह सकते हैं कि दलित बहुजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं, ठीक है। और आप इकोनॉमी का एग्जांपल दे सकते हैं, तेलंगाना में जीएसडीपी की ग्रोथ रेट 14% बढ़ गई है। उनके कल्चर, उनका डायलेक्ट, लिटरेचर को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है। उनकी एक फेस्टिवल है बथु कम्मू, ठीक है, इस पे काफ़ी ध्यान दी गई है। इसी तरीके से हमने ये पहले क्वेश्चंस को टैकल कर लिया। अब हम दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं, जिसे बात करता है बेसिस ऑफ रीजनलिज्म। आखिर ऐसा क्या फैक्टर है जो आग लगाती है रीजनलिज्म आने में, करेक्ट, ठीक है। तो धीरे धीरे हमने देखेंगे। तो सिर्फ आप एक फैक्टर नहीं दे सकते हैं कि पॉलिटिकल फैक्टर, कि पॉलिटिशियंस आते हैं एंड दे जस्ट डू इट फॉर, नहीं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जैसे सोशल, कल्चर,
सबसे पहले बात करते हैं सोशल का। सोशल में कि जो सामाजिक डोमिनेंसी है, सामाजिक डोमिनेंसी वो इस चीज़ को बढ़ावा देती है। जैसे लैंग्वेज में हमने अपने हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि 1952 में जो पली सिरम्मामुलु थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, इनकी जान गई थी 1952 में, ठीक है। जिस वजह से 1956 में फाइनली आंध्र प्रदेश को एक लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन मतलब रिकॉग्नाइज कर दिया गया था एज एन स्टेट, ठीक है। दूसरी चीज़ है जैसे एक सामाजिक तौर पे धर्म बहुत बड़े मुद्दा है। तो वहाँ पे हमने ऊपर भी पढ़ रखा कि पंजाब को 1966 में अलग कर दिया गया था, ठीक है। अकाली दल वाले के थ्रू, अकाली दल वाले ने इसके अकाली दल पार्टी ने इस पे काम की थी, ठीक है। एंड दे गॉट इन अ सेपरेट स्टेट इन 1966। इसमें आप बात कर सकते हैं सोशल डोमिनेंस कैसे हो सकता है। जैसे नॉन ब्राह्मणिकल मूवमेंट चलता है कहाँ, तमिलनाडु में। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणिज्म वहाँ काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है। सो द तामिलियन जस्ट दे अपोज द ब्राह्मणिज्म। नेक्स्ट दूसरा आते हैं, ये तो हमने सोशल कवर कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं क्या है जो हमें बढ़ावा देता है। दूसरा है कल्चर किस तरीके से है। कल्चर में आते हैं 4 पॉइंट कवर करता है। एक लिंग्विस्टिक, दूसरा एथनिक, थर्ड कल्चरल एंड फोर्थ कल्चरल इम्पोजिशन। लिंग्विस्टिक में हमने ऊपर ही पढ़ा कि 1956 में आंध्र प्रदेश को एज ए लिंग्विस्टिक घोषित कर दिया गया था, ठीक है, और जिसको 14th स्टेट भी माना गया है। और फिर आते हैं एथनिक अजर्शन में क्या बात कर सकते हैं। जैसे बोडोलैंड को हमेशा डर लगता है कि कहीं ना कहीं जो बंगालीज इमिग्रेंट्स आए हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को थ्रेट ना कर दे, हमारी एथनिक, हमारे कल्चर, हमारी आइडेंटिटी को। तो इन्हें इस बात का डर हमेशा लगा रहता है। कल्चरल डोमिनेशन बैंगलोर मेट्रो केस आप ले लें। बैंगलोर मेट्रो केस में 2017 में एक साइन था जो हिंदी में लिखी गई थी। तो कुछ ऐसे कन्नड़ पीपल थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हम कर्नाटक में रहते हैं तो हिंदी में क्यों लगाना, इसे हटाओ। तो ये कल्चरल डोमिनेशन, ये भी एक रीजनलिज्म पैदा करता है कि नहीं, हम कर्नाटका के हैं, हिंदी क्यों इम्पोज कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारे मसले हैं जो खड़े होते हैं और रीजनलिज्म को पैदा कर रहे हैं। एक है कल्चर इम्पोजिशन, जिसमें बोडोलैंड को डर लगी रहती है कि एक तो हम असम के अंदर हैं, ऊपर से बंगालीज जो हैं वो भी घुस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो आइडेंटिटी, उनकी कल्चर है, हम पे हावी ना हो जाए। करेक्ट। सो आई होप आप लोग को मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। थर्ड है पॉलिटिकल, जिसमें डिमांड फॉर रीजनल ऑटोनॉमी। सबको चाहिए कि हमें अलग कर दो, तो मैंने पहले भी बताया कि अकाली दल वाले काफ़ी ज़्यादा ये डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी थी। इन्होंने पंजाब सूबा के द्वारा 1966 में पंजाब को, आप रिपीट करिए, अगर मैंने एक ही चीज़ को 2-3 बार बोल रही हूँ तो यू विल गेट एन रिविजन, ठीक है। उन्होंने 1966 में अलग कर दिया। उन्हें इससे भी चैन नहीं मिला तो वो चंडीगढ़ जो कैपिटल है पंजाब हरियाणा की, वो भी उन्हें कंप्लीट चाहिए। वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये तो बहुत ही कॉमन फैक्टर है, जिसमें एक एग्जांपल आप डाल सकते हैं कि तेलंगाना में जो दलित बहुजन थी ना, लेफ्ट विंग्स पॉलिटिक्स पार्टी थी ना, वो हमेशा सेपरेट स्टेट को लेकर ही वोट लेती गई, जो लास्ट में तेलंगाना को सेपरेट भी किया गया था इसी बेसिस पे कि हाँ ठीक है भाई, तुम्हें सेपरेट स्टेट मिल जाएगा। तो कास्ट बेस्ड रीजनलिज्म मोबिलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा वहाँ है। एक है इंटर स्टेट डिस्प्यूट, जैसे कावेरी, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चाहे कल हो, आज हो या आने वाला टाइम हो, ये रीजनलिज्म हमेशा रहेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने बताई थी आपको मैंने आपको यहाँ पर बताया था वाटर डिस्प्यूट, तो आप इसका एग्जांपल यहाँ पर डाल सकते हैं। इंटर स्टेट डिस्प्यूट क्या चलता है कावेरी रिवर को लेकर, कहाँ, कर्नाटक और तमिलनाडु में। इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो क्या रीज़न है, इकोनॉमिक देखें तो सबसे पहले तो आ गया सन ऑफ सॉइल में कि हम यहाँ के हैं,
तो हमें जॉब मिलनी चाहिए इस इलाके में, हमें एजुकेशन की ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्यों बाहर के लोग आके जो माइग्रेट कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा क्यों इस चीज़ को मिल रहा है? जैसे बिहारीज है तो उन्हें महाराष्ट्र में एज ए चीप लेबर बहुत ज़्यादा उन्हें नौकरी मिल रही थी, ठीक है। तो जिस वजह से इन पे कुछ जो शिवसेना वाले जो थे इन्होंने कुछ अटैक किया था, जिसका एग्जांपल आप दे सकते हैं कि 2008 में जो स्टूडेंट रेलवे के एग्ज़ाम देने जा रहे थे उन पे अटैक की गई है। आप इसका दूसरा फैक्टर डाल सकते हैं डेवलपमेंट डेफिसिट। जैसे महाराष्ट्र में कुछ ऐसे एरिया जैसे विदर्भा, मैंने बताया था 500+ फार्मर ने सुसाइड कर लिया था, वहाँ पुअर इरिगेशन है। डेमोग्राफिक इम्बैलेंस, असम एजिटेशन, असम में बंगाल जो 1971 बांग्लादेश वॉर हुआ था। बांग्लादेश वॉर होने के बाद जो वहाँ के बांग्लादेशीज थे वो घुस गए थे इसमें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जिस वजह से पूरा उथल पुथल मच चुकी थी। एक 1983 में मैसेकेयर हुआ था जिसमें 2000 से ज़्यादा बंगाली मुस्लिम को मार दिया गया था। रिसोर्स स्कार्सिटी, महादेई वाटर डिस्प्यूट। तो आप इसको कहीं ना कहीं आप एक साइकिल बना के भी लिख सकते हैं। साइकिल कैसे बना के लिख सकते हैं? आप बहुत ही नॉर्मल दिमाग से सोचिए कि कहीं किसी चीज़ की कहीं पर कोई ऐसा इलाका है जहाँ रिसोर्सेज की कमी है, तो जब रिसोर्सेज नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी तो बाहर के लोग आके वहाँ पे वो बाहर के जो वहाँ के लोग हैं वो बाहर जाएंगे, तो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस होगा। और फिर जो जहाँ जा रहे हैं उन लोगों जो नेटिव लोग हैं उनको परेशानी होगी, तो फिर ये सन ऑफ द सॉइल के कॉन्सेप्ट निकल के बाहर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हिस्टोरिक, ठीक है। सर एक और मुद्दा है हिस्टोरिक। सर ये क्यों मुद्दा है? जैसे आपने शिवाजी महाराणा प्रताप, ये शायद मैंने गलत बोल दिया, जैसे शिवाजी, ठीक है, शिवाजी आप इनको एज एन एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि ये रेलेवेंसी है कितनी है हिस्टोरिकल लीडर की। महाराष्ट्र में इनकी की काफ़ी ज़्यादा इज्जत होती है। आप एक और पॉइंट डाल सकते हैं जैसे कल्चर, हेरिटेज, फॉकलोर। तो द्राविडियन को जो संगम लिटरेचर्स हो गए या उनके जो क्लासिकल डांस हो गए, इस वजह से भी वो कभी ना कहीं अपने जो रीजन है उसको काफ़ी वो प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। ये जो संगम लिटरेचर है 2000+ साल पुरानी है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि ये चीज़ें हमारी जो है वो नॉर्थ के लोगों से ज़्यादा बेहतर है। जोग्राफिकल रीजन ऐसा है जो अपने आप ही एक रीजन को दूसरे रीजन से सेपरेट कर देती है, ठीक है। जैसे नागालैंड को मैंने ऊपर भी बताया, इसकी केस स्टडी आप डाल सकते हो। इसकी केस स्टडी जो एग्जांपल्स, ये नोट्स हॉलिस्टिक नोट्स हैं, इनमें जो आपको याद रखना है आप उसे याद रख सकते हैं। और हमेशा वो चीज़ लिखिए एग्जाम में जो आपके दिमाग ने रिकॉल कर रखा है, क्योंकि एग्जामिनर को आपको अपने पिच पे लाना है, ना कि एग्जामिनर के पिच पे आपको जाना है। जस्ट रीड द क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है एंड जस्ट राइट डाउन द आंसर्स व्हाटएवर यू हैव लर्न, व्हाटएवर यू हैव अंडरस्टूड, फाइन। तो एक और पॉइंट है इसमें जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर, कोस्टल एरियाज, क्लाइमेट फैक्टर, कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा इश्यूज है। जैसे सिलागुड़ी कॉरिडोर जो नॉर्थ ईस्ट में बहुत पतली सी लाइन है जो हमें पूरे नॉर्थ ईस्ट को हमारे इंडिया के साथ ज्वाइन करती है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हैं जो हर चीज़ को सेपरेट कर रही है और रीजनलिज्म को बढ़ावा दे रही है। तो ये थे ओवरऑल, बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।